हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल का ये पहला वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी अमावस्या या फिर न्यू मून योगा इस बारे में। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones recommendation kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। जब किसी भी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में सूर्य और चंद्र ये दो प्लैनेट्स अगर कंजंक्ट हो यानी एक साथ युति में बैठे हो तो ऐसे में अमावस्या योग या फिर दोष बनता है। सबसे पहले बात करते हैं सन यानी सूर्य की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य अपने पिता का कारक होता है और आत्मा कारक ग्रह माना गया है। सन वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पर्सनालिटी, बॉडीली वाइटलिटी, ऊर्जा यानी एनर्जी, फेम, रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सन ये एक मैस्कुलाइन प्लैनेट है और कहीं ना कहीं ये ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को दर्शाता है। सन ओरिएंटेड लोग हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य प्रधान लोग काफी पंक्चुअल भी माने जाते हैं। तो वही अगर हम बात करें मून यानी चंद्रमा की, तो चंद्रमा मन का कारक होता है और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को माता का कारक ग्रह माना गया है। एस्ट्रोलॉजी में मून जो है वो इमोशंस का, क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन का एंड इनफैक्ट मनी फ्लो एंड गुड हेल्थ का भी कारक माना गया है। जब किसी भी जातक की जन्म लग्न कुंडली में किसी भी एक भाव में चंद्रमा और सूर्य यानी मन का कारक और आत्मा कारक ये दोनों ग्रह अगर एक साथ युति में हो यानी कंजंक्ट हो तो ऐसे में अमावस्या दोष की निर्मिति होती है। और ये योग से ज्यादा तो दोष ही माना जाता है। वो क्यों माना जाता है उसके रीजंस भी मैं आपको अब बताती हूँ इस वीडियो में आगे। और इस युति में क्या होता है, सन जो है वो मून को ओवर पावर कर जाता है क्योंकि मून जो है वो इमोशंस का कारक है, वो माता का कारक है, वो बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल प्लैनेट है। मून एक फेमिनाइन प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं सन की जो ऊर्जा है, जो वो मैस्कुलाइन पावर है, वो कहीं ना कहीं मून को थोड़ा सा डोमिनेट करती है। जैसे कि मैं मेरे हर वीडियो में आप सबको बताती हूँ कि किसी भी कंजंक्शन की तरह ये जो कंजंक्शन है सन एंड मून का, तो इसमें भी जो रिजल्ट्स रहेंगे वो डिपेंड करेंगे कि ये जो कंजंक्शन है वो जातक के जन्म लग्न कुंडली में किस भाव में बन रहा है, कौन सी राशि में, किस नक्षत्र में है और उसके साथ साथ किन ग्रहों की इनके ऊपर दृष्टि है। तो इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस कंजंक्शन का रिजल्ट उस व्यक्ति को कैसा मिलेगा। अमावस्या यानी नो मून यानी मून की जो एक्चुअल क्वालिटीज है वो कम हो जाना। तो ऐसे में अगर किसी भी जातक के जन्म लग्न कुंडली में ये अमावस्या दोष बन रहा हो तो ऐसे में उस व्यक्ति के मून की, चंद्रमा की जो नेचुरल क्वालिटीज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और जैसे कि मैंने बताया चंद्रमा ये मन का, इमोशंस का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफी लोनलीनेस, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और अगर चंद्रमा अगर किसी नीच राशि में, शत्रु राशि में अगर बैठा हो या फिर अस्त हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को हैलुसिनेशंस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। अगर किसी जातक की जन्म लग्न कुंडली में अगर ये योग बन रहा हो तो ऐसे में उस व्यक्ति के अपनी माँ के साथ, माता के साथ रिलेशंस काफी खराब रह सकते हैं। अगर फीमेल की कुंडली में अगर ये अमावस्या योग बन रहा हो तो उन्हें कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड या फिर गायनेक रिलेटेड इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में अमावस्या दोष बनता है ऐसे लोगों को कई बार एंगर इश्यूज का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। ऐसे लोग कई बार काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके अलावा ये लोग कई बार बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उनके माइंड में कभी भी अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं रहती। इसके अलावा इन लोगों की माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स बने हुए रहते हैं। तो ऐसे लोगों ने नेगेटिव थिंकिंग अवॉइड करना चाहिए।
जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में अमावस्या दोष हो, ऐसे लोगों ने रिपीटेटिव नेगेटिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग से हमेशा बचना चाहिए। और इन लोगों को मेडिटेशन एंड प्राणायाम काफी हद तक हेल्प करेगा इन प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए। अगर किसी जातक की जन्म लग्न कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी स्थान में अगर अमावस्या दोष बन रहा हो, तो ऐसे में उनकी डिग्री देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे में चंद्रमा अस्त हो जाए तो चंद्रमा का बहुत बुरा प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर ये योग ऐसी राशि में बन रहा हो जो चंद्रमा की उच्च राशि हो या फिर फ्रेंडली साइन हो, तो ऐसे में चंद्रमा का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि, एक या ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर इस दोष के ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसे में भी इस दोष का नेगेटिव इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। स्पेशली अगर अमावस्या दोष के ऊपर यानी सन एंड मून का जो कंजंक्शन है उसके ऊपर अगर गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर की दृष्टि हो, तो कई बार ये जो दोष है वो योग में परिवर्तित हो जाता है और काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर ये अमावस्या दोष सूर्य की स्वराशि में या फिर उच्च राशि में यानी सिंह राशि में या फिर मेष राशि में अगर बन रहा हो और उसमें भी अगर जुपिटर की दृष्टि अगर इस दोष के ऊपर पड़ जाए, तो ऐसे में ऐसा जातक जो है वो अपने जीवन में काफी उच्च पद प्राप्त कर सकता है, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम और सक्सेस अचीव कर सकता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी उसे बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। अमावस्या दोष में बेसिकली होता क्या है कि सूर्य का जो तेज है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो चंद्रमा के शीतलता के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा का नेगेटिव इम्पैक्ट उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। अगर मन का कारक ग्रह ही कमजोर हो जाए तो ऐसे में वो व्यक्ति जीवन में कितना भी सक्सेस अचीव कर ले, लेकिन वो अंदर से हमेशा दुखी रहता है। और मून जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, और कहीं ना कहीं ये मनी फ्लो को दर्शाता है या आपकी अच्छी हेल्थ को दर्शाता है। तो चंद्रमा का अच्छा होना हर जातक की कुंडली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अगर इस अमावस्या दोष में अगर सूर्य बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है चंद्रमा के ऊपर, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ उसे लेकर जाता है। तो इसलिए चंद्रमा और सूर्य की डिग्री देखना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मून की डिग्री सन से ज्यादा हो तो सन ऐसे में ज्यादा भारी नहीं हो सकता मून के ऊपर, और मून भी अपना रिजल्ट उस व्यक्ति को देगा। लेकिन अगर वही मून की डिग्री सन से कम हो या फिर मून अगर अस्त हो, तो ऐसे में मून का नेगेटिव इम्पैक्ट उस व्यक्ति को जरूर मिलेगा। अगर अमावस्या योग जो है या दोष जो है वो किसी भी जातक के जन्म लग्न कुंडली में अगर 6th 8th या फिर 12th हाउस में बन रहा हो, या फिर अगर इस दोष के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जैसे राहु केतु या फिर शनि की दृष्टि अगर इस दोष के ऊपर पड़ जाए, तो ऐसे में उस जातक की जो डिटर्मिनेशन पावर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। आपकी जन्म लग्न कुंडली में अगर अमावस्या दोष बन रहा हो, तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह किस भाव के कारक है, और ये जो कंजंक्शन है वो कौन से भाव में बन रहा है, उसके साथ साथ आपका लग्न कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है, इन सारी चीजों के ऊपर इस दोष का जो भी रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा। अगर किसी भी जातक की जन्म लग्न कुंडली के 1st या फिर 7th हाउस में अगर अमावस्या दोष बन रहा हो, तो ऐसे में ये दोष उस व्यक्ति के विवाह में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करता है। उसी प्रकार उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं और परेशानियां ये दोष खड़ा करता है। कई बार नौबत ये आ जाती है कि व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर से डिवोर्स भी लेना पड़ता है। अगर ये अमावस्या दोष मेष, वृषभ, कर्क या फिर सिंह राशि में बन रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो लिटरेचर में अपना काफी इंटरेस्ट दिखाता है, काफी वेल एजुकेटेड होता है, काफी डिटरमाइंड होता है और अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है। लेकिन वही अगर चंद्रमा या फिर सूर्य की शत्रु राशि में या नीच राशि में अगर ये दोष बन रहा हो, वो भी अगर 6th 8th या फिर 12th हाउस में अगर बन रहा हो, और उसमें भी अगर किसी पाप ग्रह की इस दोष के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में बहुत बुरा रिजल्ट इस दोष का उस व्यक्ति को मिल सकता है।
अगर किसी भी व्यक्ति को इस अमावस्या दोष के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना है तो उसने रेगुलरली मेडिटेशन एंड प्राणायाम करना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग से हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज रहेगी वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी, क्योंकि ये जो दोष है वो हर एक व्यक्ति की कुंडली में अलग भाव में होगा, अलग स्थिति में ये दोनों प्लैनेट्स होंगे, तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। लेकिन अगर हम लोग इन जनरल देखें तो ऐसे में सूर्य का किसी भी मंत्र का जाप आप 108 बार तुलसी की माला के ऊपर कर सकते हैं, जैसे ओम आदित्याय नमः, या फिर ओम भास्कराय नमः, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर गायत्री मंत्र। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप रेगुलरली सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके तुलसी की माला के ऊपर जरूर करना चाहिए। उसी के साथ साथ एवरी मंडे एंड एवरी फुल मून डे को यानी पूर्णमासी को 108 बार नमः शिवाय और इसके साथ साथ ओम सोम सोमाय नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप या तो स्फटिक की माला के ऊपर या तो मोती की माला के ऊपर जरूर करना चाहिए। अगर इन दोनों मंत्रों का जाप अगर आप रेगुलरली करते हैं तो उससे इस दोष का नेगेटिव इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपके घर में जो सबसे पहली रोटी बनती है वो आपने गाय को जरूर खिलानी चाहिए। अगर डेली नहीं खिला सकते तो एवरी संडे को सनसेट से पहले खिलानी चाहिए। और उसके साथ साथ गरीबों में पानी, दूध या फिर दूध से बनी हुई खीर भी जरूर दान में देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर इस एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर का वीडियो आप सबको यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।